सिंहासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदाम शारदा। विद्या के प्रांगण राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाली के IQAC के तत्वावधान में संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय ई संगोष्ठी में आप सभी विद्वत जनों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इस राष्ट्रीय ई संगोष्ठी के संरक्षक व अध्यक्ष हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर KS रावत है। सह संरक्षक महाविद्यालय के रसायन विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर संगीता वर्मा है एवं IQAC की संयोजिका महाविद्यालय के वनस्पति विभाग की सह आचार्य डॉक्टर सुषमा शर्मा है। आप सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्रुति गुप्ता, जो उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्तालय राजस्थान जयपुर की प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे साथ है, एवं गुरुवर्या डॉक्टर पुष्पा गुप्ता हमारी सारस्वत अतिथि, उन्हें भी मैं सादर नमस्कार करती हूँ। राष्ट्रीय ई संगोष्ठी के तकनीकी सत्रों के विशिष्ट वक्ता एवं विषय विद्वान प्रोफेसर रमाकांत पांडे, विदुषी प्रोफेसर सरोज कौशल एवं प्रोफेसर मीरा द्विवेदी हैं, जो अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करेंगे। आप विद्वान जनों का भी मैं स्वागत करती हूँ। संगोष्ठी में संपूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों से लगभग 500 से अधिक प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण कराया है, जिसमें आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, प्राचार्य, शिक्षक वृंद, शोधार्थी एवं विद्यार्थी भी सम्मिलित है। आप सभी का इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आप सभी श्रोतागण इस संगोष्ठी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कवि कालिदास ने श्रोता की महत्ता पर शाकुंतलम में बहुत ही सुंदर श्लोक रचा है। कहा है, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञान नम बलवदपि शिक्षिता नाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। अर्थात भाव ये है कि अभिनय की सफलता व असफलता उसको देखने वाले दर्शकों की संतुष्टि पर ही निर्भर रहती है। आप सभी के पुनः स्वागत के लिए मैं इस संगोष्ठी के संरक्षक एवं अध्यक्ष हमारे प्राचार्य डॉक्टर KS रावत साहब को आमंत्रित करती हूँ। प्रिय साथियों, नमस्कार। राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली में IQAC के तत्वाधान में आयोजित चौथी राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस में मैं प्रिंसिपल डॉक्टर KS रावत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आज की संगोष्ठी का विषय समकालीन संस्कृत साहित्य के विविध आयाम आज का महत्वपूर्ण विषय है। संस्कृत देववाणी है, हिंदुस्तान की प्राचीन भाषा है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ वेद, पुराण, रामायण, गीता संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। सर्वप्रथम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान से सम्मिलित डॉक्टर श्रुति गुप्ता तथा राजकीय महाविद्यालय सिरोही के संस्कृत विभाग की पूर्व अध्यक्षा डॉक्टर पुष्पा गुप्ता का इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत करता हूं। संगोष्ठी के तकनीकी सत्रों में अपने वक्तव्य से लाभान्वित करने वाले संस्कृत विषय के विद्वान प्रोफेसर रमाकांत पांडे, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से संस्कृत विभाग की आचार्य डॉक्टर सरोज कौशल तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत की आचार्य प्रोफेसर मीरा द्विवेदी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। इस संगोष्ठी में सहभागी विद्वान श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। इस संगोष्ठी की आयोजक सचिव डॉक्टर संगीता आर के अनुसार
संपूर्ण भारत से 500 से लगभग प्रतिभागी इस संगोष्ठी में जूम ऐप व यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए समकालीन संस्कृत के विविध आयाम विषय पर राजकीय बांगड़ महाविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए राजकीय बांगड़ महाविद्यालय की वरिष्ठ संकाय सदस्य व रसायन विज्ञान की विभागाध्यक्ष डॉक्टर संगीता वर्मा, आईक्यूएसी कन्वीनर डॉक्टर सुषमा शर्मा, आयोजन सचिव डॉक्टर संगीता आर्य को इस आयोजन के लिए बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस संगोष्ठी में तकनीकी सहयोग के लिए डॉक्टर अपूर्वा माथुर, डॉक्टर विनीता अरोड़ा, डॉक्टर स्वाति सोनी, श्री जोवाराम, श्री अल्ताफ हुसैन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। संगोष्ठी आयोजक व प्रतिभागियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अंत में इस संगोष्ठी से जुड़े आयोजकों, विद्वान वक्ताओं व श्रोताओं का राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपके उद्बोधन से हम सभी के उत्साह में और अधिक वृद्धि हो गई है। विषय विवेचन से पूर्व मैं आमंत्रित करती हूँ आज की हमारी सारस्वत अतिथि डॉक्टर श्रुति गुप्ता को। आप अपने वचनों से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर श्रुति गुप्ता। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम बांगड़ पाली महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, इस संस्कृत के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के कन्वीनर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज, आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि आयुक्तालय में रहते हुए अमूमन हमारे पास राजकीय स्तर पर जो भी वेबिनार जिस भी विषय में इन दिनों आयोजित किए जा रहे हैं उनकी सूचना हमें मिलती है, किंतु संभवतया ये पहला अवसर है जब संस्कृत विषय में हमें किसी वेबिनार की सूचना मिली है। तो आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं इस कार्यक्रम के लिए। इस विषय से मेरा बहुत पुराना, मेरा जन्म के साथ का नाता है और यहाँ पे अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं। मेरी माताजी स्वयं संस्कृत विषय में ही हैं, तो इस वजह से इस संगोष्ठी में भाग लेने के लिए और इस संगोष्ठी में बात रखने के लिए मैं स्वयं भी बहुत लालायित थी। शुरुआत से यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, सरोज कौशल मैडम है, पुष्पा गुप्ता मैडम है, मतलब मेरे जन्म से पूर्व से ये लोग मेरे को जानते हैं शायद, तो इस कारण ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कोई ये राजकीय आयोजन है। बहुत मेरे को एक आत्मीयता इस पूरे कार्यक्रम में लगी और मैं पुनः बधाई देती हूँ कि जिस तरह से इस विषय में आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस विषय को लेकर के हम सबको थोड़ा और अधिक गंभीर, क्योंकि सरकार की ओर से बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार की ओर से इस विषय को प्रोत्साहित करने के लिए, किंतु जो हम एडमिशन का आंकड़ा देखते हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा उत्साहजनक हमें इसका ट्रेंड नहीं दिखता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये हम सब फैकल्टी मेंबर्स का एक थोड़ा और इस और प्रयास होना चाहिए कि सरकार के इतनी कोशिशों के बावजूद हम अपनी इस प्राचीनतम भाषा, जिसमें हमारे जैसा अभी प्रिंसिपल सर ने भी कहा, हमारा ग्रंथ इसी में, हमारा ग्रंथों से ज्यादा जो उसमें जितनी भी जानकारियां हैं वो उन्हीं ग्रंथों में है, जिसका शायद अभी तक हम पूर्णतया हम उसको अभी भी डिसाइफर हम नहीं कर पाए हैं। तो बहुत जरूरी है कि इस विषय को, इस भाषा को हम और ज्यादा प्रोत्साहित करें, बच्चों में हम और अधिक हम जानकारी फैलाएं और इस विषय की, इस भाषा की क्या उपयोगिता है हमारे देश के लिए भी,
ये हम इस सबको समझाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार के आयोजनों से ये जो शिक्षकों के प्रयास हैं ये और ज्यादा इनको बल मिलेगा और ज्यादा उत्साहजनक हमें परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मेरी ओर से पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई। और जैसा मैंने पहले भी एक पाली की ही एक कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि IQAC बहुत अधिक अब एक्टिव हो गई है, स्पेशली बांगड़ कॉलेज पाली की, जो कि बहुत अच्छा एक ट्रेंड है, क्योंकि हमें NAC के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस प्रकार के वेबिनार आयोजित करें। NAC की दृष्टि से ही नहीं, हमें अपने स्वयं के ज्ञान संवर्धन के लिए भी बहुत अधिक आवश्यक है। कोरोना काल में वैसे मिलना जुलना, फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस कराना संभव नहीं हो पा रहा था, तो कोरोना की बहुत सारी खराब बातों के साथ साथ ये कुछ अच्छी बातें भी हमें मिली हैं। एक पॉजिटिव एंगल ये मिला है कि हम इस प्रकार के वेबिनार्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, अपने विषय से संबंधित, अपने विषय से इतर भी लोगों से हम जुड़ पाते हैं। तो आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई, और मैं आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि इस सब के हमें सार्थक परिणाम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर श्रुति। धन्यवाद डॉक्टर श्रुति। थैंक यू मैम। आपके इस उद्बोधन से, इतने सुंदर उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से एक विशेष बात कहना चाहूंगी कि डॉक्टर श्रुति मेरी गुरुवर्या मां समान डॉक्टर प्रीति प्रभा गोयल की सुपुत्री है, जो मेरी छोटी बहन की तरह ही है। और उसने सहर्ष मेरा आवेदन स्वीकार किया और यहाँ आई और हमें उद्बोधित किया। बहुत हर्ष हो रहा है, लग रहा है कि प्रतिमूर्ति जो है माँ की प्रतिमूर्ति, और मैं जिन्हें याद करती रहती हूँ, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, जिनकी वजह से मैं ये विषय चुन सकी और जिनकी वजह से मैं ये पद प्राप्त किया, उन माँ प्रीति प्रभा गोयल को भी इस मंच से मैं बहुत नमन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम की हमारी दूसरी सारस्वत अतिथि हैं मेरी गुरुवर्या डॉक्टर पुष्पा गुप्ता, जिनके आशीर्वाद और प्रोत्साहन से ही मैं संस्कृत की शिक्षिका बनी। जब महाविद्यालय सिरोही में BA के अंतिम वर्ष में थी, तो डॉक्टर पुष्पा गुप्ता गुरुवर्या ने हमें बहुत प्रेरित किया और हमने संस्कृत में स्नातकोत्तर किया, MPhil PhD करके, और फिर मैं उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के सहयोग से इस पद पर बनी। क्योंकि महोदया आप विषय की भी विशारद हैं और आपको मैं यहाँ पर आमंत्रित करते हुए अत्यंत हर्ष महसूस कर रही हूँ। आप आए और अपने विचारों से और आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर पुष्पा गुप्ता महोदया। मैडम आप अपने आप को हेलो, हाँ आवाज आई मेरी? जी मैम आ रही है, आप बोलिए। हाँ, यस मैम। सभी को अभिवादन करती हूँ। अभिवादन मैम। प्राचार्य डॉक्टर KS रावत, डॉक्टर संगीता वर्मा, डॉक्टर सुषमा शर्मा, डॉक्टर संगीता आर्य, सभी आयोजकों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज के इस आयोजन में मुझे सारस्वत अतिथि का सम्मान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। विषय है आज का समकालीन संस्कृत साहित्य के विविध आयाम।
संस्कृत साहित्य की 5000 वर्षों से भी अधिक सुदीर्घ एवं अविच्छिन्न परंपरा है, जिसमें ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाओं में साहित्य सर्जना हुई है। लेकिन गत 100 वर्षों में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य रुचि पर अयोध्या पहले वालों को होने तो उनके 15 मिनट हो जाए तब पांडे जी को करना है। जैसे एक विशेष हाँ, तो लहर सी उठ गई तो अपने 100 आया है, हो चुके हैं अपने ऐसा में कभी नहीं देखा गया। आज के समय में 50 से अधिक ऐसे सक्रिय विद्वान हैं उच्च स्तर के, जिनकी विपुल साहित्य सृजन साधना पिछली बार राठी मैडम इस देश में ही नहीं विदेशों में भी अत्यधिक सम्मान है। वे अहर्निश संस्कृत सर्जना की उपासना में लगे हैं। संस्कृत को वैश्विक मंच पर, राष्ट्रीय मंच पर अन्य भाषाओं के समकक्ष किंवा उससे भी बढ़कर उनका वॉल्यूम कम है, का अध्यवसाय कर रहे हैं। ना सही है। आज साहित्य की कोई भी वॉल्यूम कम है हो, वहाँ का। पद्य हो, ऐसी नहीं है जिसमें देखो, संस्कृत संगीता जी, भाषा में न लिखा जा रहा आपके मोबाइल में महाकाव्य, खंड काव्य, राग काव्य, प्रेक्षणक, नाट्य साहित्य, ललित निबंध, एकांक, मोबाइल में लघु कथा, दीर्घ कथा, इनको स्पष्ट सुनना कथा, है, स्पीकर डालो आपके जासूसी मोबाइल में कथाएं, लगा। चित्र कथा, कथानिका, चुप कथा, डायरी विद्या, उपन्यास, यात्रा वृत्त, पैसे तो गए। आज तक की साइंस फिक्शन पर भी साहित्य आ रहा है। कॉमिक, कोई भी विषय अछूता नहीं है। संस्कृत से आज कोई भी विषय अछूता नहीं है। संस्कृत ने अपने पांव चारों ओर पसार लिए हैं। संस्कृत की कथाएं अब जर्मनी में भी, जर्मन भाषा में भी उसका उनका अनुवाद जर्मनी में हो रहा है। वहां तक पैर संस्कृत ने पसार लिए। अब शोध कार्य के लिए विद्यार्थियों को केवल कालिदास, भवभूति और भारवी पर ही निर्भर नहीं हो रहना पड़ता, बल्कि पद्मश्री डॉक्टर अभिराज राजेंद्र, डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी, इनके अभूतपूर्व कृतित्व पर भी शोध कार्य हो रहे हैं। अकेले इन दो महनी रचनाकारों की रचनाओं जैसे उपन्यासों, काव्य संग्रहों, एकांकियों, काव्य शास्त्र के ग्रंथों, कथा ग्रंथों पर भी अनेक शोध हो चुके हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में भी हुए हैं। संस्कृत में अब तक 300 से अधिक मौलिक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। कथा ग्रंथों की तो गणना करना भी कठिन है। हर महीने 100 से अधिक मौलिक ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं। उनके अतिरिक्त दैनिक समाचार पत्र जैसे विश्वस्य वृत्तांतम, त्रैमासिक, षण्मासिक पत्रिकाएं, संस्कृत भारती, संस्कृत प्रतिभा, इन पत्रिकाओं की संख्या भी 100 से अधिक है, जिनमें नवीनतम रचनाओं का प्रकाशन होता है। डॉक्टर रमाकांत पांडे द्वारा संपादित संस्कृत के नए वातायन, इस ग्रंथ में डॉक्टर राधा वल्लभ जी ने पिछली शताब्दी के संस्कृत लेखकों की 5 पीढ़ियों के महाकाव्य, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, कथा संग्रहों का विस्तृत विवरण और विवेचन किया है। अभी एक पुस्तक आई है डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र द्वारा संपादित विदग्ध विद्योदय, जिसके शोध लेखों में 21वीं सदी में संस्कृत रचनाकारों द्वारा जो विभिन्न विधाओं में साहित्य सर्जना हुई है, उनकी समीक्षा व विवरण प्राप्त है। अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में जिनकी रुचि है, उनको इन 2 ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। मौलिक लेखन के साथ साथ अन्य भाषाओं के साहित्य का भी अनुवाद प्रचुर मात्रा में संस्कृत में किया जा रहा है। गालिब के उर्दू साहित्य से लेकर हिंदी साहित्य के रामचरितमानस, बिहारी सतसई, मीरा कबीर की पदावली, जयशंकर प्रसाद का काव्य आंसू, उनका नाटक ध्रुव सामिनी, प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास, इन सब के संस्कृत में अनुवाद हुए हैं। जोधपुर के ही डॉक्टर हरिप्रकाश राठी की 3 हिंदी कथाओं का संस्कृत में अनुवाद हुआ। अंग्रेजी कविताओं का अनुवाद गोविंद चंद्र पांडे ने किया है। अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के कुछ प्रमुख नामों का मैं उल्लेख करना चाहूंगी। वासुदेव द्विवेदी जी, प्रेम नारायण द्विवेदी,
श्री राम दवे जो जोधपुर के ही हैं, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। मोतीराम शास्त्री, रामकरण शर्मा, डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री, जिनकी डायरी दिने दिने याति मदीय जीवितम अत्यंत प्रसिद्ध है। डॉक्टर जगन्नाथ पाठक, जिन्होंने अनेक गजलें लिखी और गालिब के काव्य का संस्कृत में अनुवाद किया। इच्छाराम द्विवेदी, रेवा प्रसाद जी द्विवेदी, डॉक्टर रसिक बिहारी जोशी, रामजी ठाकुर, पद्मश्री डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, जिनकी कविता हम भारती में भारतम हमेशा सुनते हैं। डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी, जिनके उपन्यास हैं अभिनव सुख सारिका, अन्यच्च तांडवम, अनेक काव्य संग्रह इनके प्रसिद्ध हैं, इन पर शोध कार्य हो चुका है। संधानम, संसरणम, इनका कथा संग्रह स्मित रेखा, लहरी दशकम इनका काव्य संग्रह है। डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र, इनके 9 एकांकी संग्रह में 57 एकांकियां, जिनमें समसामयिक विषयों पर उन्होंने ये सब कुछ लिखा है। यहाँ तक कि इन्होंने नर्सरी राइम्स भी लिखी। नर्सरी राइम्स पर कौमारम का संग्रह है। मधुपर्णी और शाल भंजिका उनका गजलों का संग्रह है। मोगली और पंचतंत्र की कथाएं जो हैं, उनको इन्होंने कांतार कथा में नए ढंग से प्रस्तुत किया है। एक नाम और मैं लेना चाहूंगी, डॉक्टर माधव मैडम बोल रहे हैं कि आप लोगों की आवाज आ रही है। हाइकू और तांका चीजों जैसे जापानी विधाएं, इनमें इन्होंने नवीन प्रयोग किए हैं। डॉक्टर राधा वल्लभ जी तो इन्हें हाइकू सम्राट कहते हैं। अभी इनकी जून मास में एक पुस्तक आई है, गगन वर्णा नाम गुह गवेशा। इसमें इन्होंने जो फेसबुक पर जो हाइकू लिखे थे, उस पर तुरंत प्रतिक्रियाएं आती थी और प्रतिक्रियाकारों ने उसमें उस मुख पत्रिका में जो प्रतिक्रिया स्वरूप लिखने वालों ने अनेक भाषाओं में उनके हाइकू का अनुवाद किया। हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी, राजस्थानी, बंगाली, अवधी, प्राकृत, मुल्तानी, गढ़वाली, नेपाली, इटालियन और फ्रेंच, इटालियन भाषा में इसका अनुवाद हो रहा है इस ग्रंथ का। तो इस प्रकार एक हाइकू मैं सुनाना चाहूंगी आपको उनका। समसामयिक है। आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है कोरोना काल में। अहंकारेण सामाजिकी दूरता स्वयं रक्षिता। अहंकारेण सामाजिकी दूरता स्वयं रक्षिता। तो ये समसामयिक विषय पर इस प्रकार से लिखते हैं। समकालीन साहित्य में कुछ युवा संस्कृत लेखकों के नाम भी मैं लेना चाहूंगी। डॉक्टर प्रवीण पंड्या, डॉक्टर ऋषि हर्षदेव, कौशल तिवारी, इनके नाम लिए जा सकते हैं। बाल साहित्य पर भी संस्कृत लेखकों की रुचि बढ़ रही है। ऋषि हर्षदेव की निशिगंधा, कपिः कूर्दते शाखायाम, एकदा केशव चंद्र दास की है। अभी डॉक्टर संपदानंद मिश्र एक कार्यशाला करवा रहे हैं पुडुचेरी में, जिसमें नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा बाल साहित्य की 30 पुस्तकों का 10 विद्वान मिलकर 3 दिन में संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तो इस स्तर पर संस्कृत साहित्य जा रहा है। केवल यही नहीं, दलित साहित्य में भी सूर्यगेह तमिश्रा और धनुर आतनोमी, जिसमें आदिवासी कविताओं का संस्कृत में अनुवाद है। 2-3 उदाहरणों से मैं इसकी नई दिशाओं की ओर भी संकेत करना चाहूंगी कि जो आज का संस्कृत कवि है, वह अपने आसपास के परिवेश से असंपृक्त नहीं है। वह अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग उनको जोड़कर ही करता है। वह यथार्थवादी है, जन चेतना का कवि है, लोकधर्मी है। उसकी संवेदना आज के समाज में होने वाले तीव्र परिवर्तनों को अपने मानस में रिकॉर्ड करके जैसे अभिव्यक्त कर रही। एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का। वृद्धावस्था पर उन्होंने लिखा है, अहो दुर्भाग्यम देवानाम यत्ते वृद्धा भवितु शक्तः सस्पृहम अवलोकयन्ति द्युलोकात् मर्त्यलोकस्य तान् वृद्धान् येषां दुर्बलेषु वंशेषु ध्रियमाना अस्ते यम। उन्होंने वृद्धावस्था को भी स्मरणीय बना दिया, किसके लिए? देवलोक के वासियों के लिए। काव्य शास्त्र और दर्शन को से भी बिंब ग्रहण करके आज संस्कृत का कवि उदाहरण रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे कौशल तिवारी की एक कविता है, भ्रम धार्मिक विश्रब्धम
काव्य शास्त्र से ईश्वरेण गृहीता ऐच्छिक सेवा निवृत्ति। इसी तरह से एक पृथ्वी गंधवती है, इसमें मेरा भी एक हाइकू मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। यतः सूर्य तप्त धरायाः स्थाल्यां यत् शस्यं पचति तस्माद् गंधवती सा। क्योंकि सूर्य की किरणों से तपी हुई पृथ्वी रूपी कढ़ाई में आकाश धान पकाता है, इसीलिए शायद उसे गंधवती पृथ्वी कहा जाता है। तो मेरा शायद समय हो रहा है, अब मैं इससे अधिक नहीं कहना चाहूंगी। ये संस्कृत का जो उच्चतर प्रचार प्रसार हो रहा है, उसको देखते हुए मेरे मन में ऐसी अनुभूति हो रही है कि जैसे कहते हैं कि सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, मैं इसके स्थान पे कहना चाहूंगी सर्वम संस्कृतमयम इदम जगत, सर्वम संस्कृतमयम इदम जगत। ऐसा मुझे अनुभूति हो रही है। संस्कृत का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है कि मुझे इस तरह का ही प्रतीति हो। नमस्कार। धन्यवाद महोदया। आप खराब है तो वो शायद आवाज नहीं आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस संगोष्ठी में आपने विषय पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। आधुनिक संस्कृत साहित्य का प्रतिनिधित्व करती आपकी सुंदर कविता रचना के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मैं इस संगोष्ठी की सह संरक्षिका हमारी अपनी डॉक्टर संगीता वर्मा मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने उद्गारों से हम सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर संगीता वर्मा महोदया। धन्यवाद डॉक्टर संगीता आर्य मैम, इस ई संगोष्ठी की आयोजिका। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। माननीय प्राचार्य व संरक्षक महोदय डॉक्टर के.एस. रावत साहब, इस राष्ट्रीय ई संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि व ख्याति प्राप्त सम्मानित विषय विशेषज्ञ, प्रिय साथियों, प्रतिभागियों एवं विद्यार्थियों, आप सभी का राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय ई संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सभी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय समकालीन संस्कृत साहित्य विविध आयाम पर चर्चा हेतु एकत्रित हुए हैं। नीतिज्ञों में चाणक्य, दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों में पाणिनि और पतंजलि, वैज्ञानिकों में पिंगल, वाघभट्ट, जीवक आदि ने धर्म, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भारत को समृद्धशाली देश बनाया है। संस्कृत भारत की एक शास्त्रीय भाषा है जो संसार की भाषाओं में श्रेष्ठ है। संस्कृत साहित्य समग्र सभ्य साहित्यों से प्राचीनता और व्यापकता में अग्रणीय है। इस भूमि वलय पर संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम है। आधुनिक भारतीय भाषाएं, सभी भाषाएं इसी से उत्पन्न हैं। संस्कृत का अर्थ है संस्कार की हुई भाषा। इसे देववाणी भी कहते हैं। भारतवर्ष में यह आर्य भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण, व्यापक और संपन्न है। इसके द्वारा भारत की उत्कृष्टतम प्रतिभाएं, अमूल्य चिंतन, मनन, विवेक, रचनात्मक और सृजन और वैचारिक ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है। इनमें अध्यात्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान और साहित्य की भरपूर सामग्री है।
जिसका प्रभाव संपूर्ण विश्व के चिंतन पर पड़ा है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व संस्कृत सम्मेलन में संस्कृत की प्रासंगिकता पर नए सिरे से विचार की दरकार लगती रही। वैश्वीकरण के प्रभाव में भारतीय सभ्यता सांस्कृतिक मूल्यों का विशेष महत्व आंका जा रहा है, जो मनुष्य की जगह समग्र सृष्टि को ध्यान में रखकर विभिन्न तत्वों की परस्पर निर्भरता पर बल देती है। इस प्रकार के चिंतन में संस्कृत भाषा और साहित्य के विभिन्न पक्षों के अध्ययन की प्रमुख भूमिका है। भौतिकता पर केंद्रित पश्चिमी सभ्यता मनुष्य के अस्तित्व को ही प्रश्नांकित कर रही है। अब संस्कृत ही सही विकल्प है। संस्कृत की परंपराएं जीवन और प्राणी मात्र के लिए प्रासंगिक हैं। यह ज्ञान जीवन शैली, कलाओं, शिलालेखों, अनुष्ठानों, काव्य और आस्थाओं आदि रूपों में अभिव्यक्त होता है। धर्म और काम और मोक्ष का संतुलन होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति के बीच पारस्परिक पूरकता का संबंध ही जीवन को संभव बनाता है। ऐसे में विस्मृत होती संस्कृत ज्ञान की समृद्ध परंपरा को रचनात्मकता और सुधार के साथ पुनर्जीवित और स्थापित करना एक मानवीय आवश्यकता है। इसके लिए संस्कृत ज्ञान परंपरा के संरक्षण, अनुकूलन और अनुप्रयोग को बढ़ावा देना होगा। मैं आज उपस्थित विषय विशेषज्ञों को इस प्रासंगिक विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। मुझे विश्वास है कि हम सभी इस कार्यक्रम के तकनीकी सत्रों के बाद प्राप्त हुए ज्ञान से स्वयं को समृद्ध पाएंगे और तकनीकी सत्र अति रोचक और समृद्ध होंगे। मैं आयोजन सचिव व संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर संगीता आर्य को कार्यक्रम की सफलता हेतु अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। शुभेच्छा। धन्यवाद। डॉक्टर संगीता। धन्यवाद मेरी भगिनी। उदन आपने विषय पर दिया, इसके लिए मैं आपकी हृदय से कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। ऐसा लगता है मानो आपने अपनी वाणी द्वारा संस्कृत में मीठा रसायन घोल दिया है। बहुत ही सुंदर उद्बोधन। धन्यवाद महोदया। आज की इस राष्ट्रीय ई संगोष्ठी का जो विषय है, समकालीन संस्कृत साहित्य के विविध आयाम। चूंकि संस्कृत साहित्य प्राचीन काल से ही अत्यंत समृद्ध रहा है और आधुनिक युग में भी नित्य नवीन रचनाओं से समृद्ध हो रहा है, क्योंकि कोई भी साहित्य अपने समय के स्पर्श से अस्पर्श्य नहीं रहता है। चूंकि वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में जब भाषाओं, कलाओं, संस्कृतियों को हाशिए पर धकेला जा रहा है, ऐसे कालखंड में समकालीन संस्कृत सर्जना ने युगबोध को आधार बनाकर अनेक नूतन विधाओं, साहित्य सर्जना से सभी को चमत्कृत कर दिया है। संस्कृत के रचनाकारों ने मनुष्यता से च्युत हो रहे मानवों के हृदय को आंदोलित किया है व मनुष्यता की गरिमा को सुरक्षित करने का आह्वान किया है। पद्मश्री आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र ने मनुष्यता के गौरव को स्थापित किया है। संस्कृत के रचनाकारों ने गजल, मुक्त छंद, काव्य, चित्र पहेली, कथानक, ललित निबंध, हाइकू, शीजो, डायरी लेखन, जीवनी, ब्लॉग आदि अनेक विधाओं में संस्कृत रचनाओं को रचकर संस्कृत की सनातनता को स्थापित किया है। आम जन हमारी इस भाषा को समझे, इसके लिए संस्कृत भाषा को सरल तरीके से सिखाने के लिए विद्वान लेखक जनमानस को इस नवीन लेखन से प्रेरित कर रहे हैं।
आधुनिक समस्त विषयों को संस्कृत के साथ जोड़कर उसे लोक भाषा बनाने के क्षेत्र में ये विद्वान लेखक कार्य कर रहे हैं। इस संगोष्ठी में ऐसे अनेक विषयों के विद्वान और हमारे प्रबुद्ध आमंत्रित वक्ता इस विषय को रेखांकित करेंगे, जिससे संस्कृत की मृत भाषा का मृषापवाद का भी सुतराम खंडन हो पाएगा एवं संस्कृत को सुनने वाले और पढ़ने वाले और अधिक हो, ऐसा वातावरण तैयार हो पाएगा। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के 3 तकनीकी सत्र हैं। प्रत्येक सत्र के अंत में प्रश्न उत्तर सत्र रहेगा, जो उन्हीं वक्ता के माध्यम से पूछकर हम वहीं उसको समाप्त करेंगे। एवं प्रथम सत्र अब हम आरंभ करने जा रहे हैं। इस सत्र की हमारी विशिष्ट वक्त्री आदरणीय प्रोफेसर सरोज कौशल हैं। आपकी प्रेरणा से ही मैं इस राष्ट्रीय ई संगोष्ठी का संयोजन कर पा रही हूँ। महोदया, मैं आरंभ में ही आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद और अपनी कृतज्ञता आपके प्रति प्रकट करती हूँ। आप वर्तमान में संस्कृत विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में आचार्य पद पर कार्यरत हैं। आप विषय विशेषज्ञता के साथ ही विश्वविद्यालय के कई गरिमापूर्ण पदों को सुशोभित कर रही हैं। आप विश्वविद्यालय के ही महिला अध्ययन केंद्र की निदेशिका हैं। पंडित मधुसूदन ओझा प्रकोष्ठ शोध प्रकोष्ठ की निदेशिका हैं और विश्वविद्यालय के ही जन संपर्क अधिकारी के पद को भी सुशोभित कर रही हैं। आप पिछले 33 वर्षों से विश्वविद्यालय में निरंतर अध्यापन करवा रही हैं। आप भारतीय दर्शन एवं समकालीन संस्कृत साहित्य विषयों की विशेषज्ञ हैं। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर से 2016 में आपको संस्कृत विदुषी सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2019 में सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र हेतु कालिदास अकादमी उज्जैन से अखिल भारतीय पुरस्कार से नवाजा गया है। आपके 50 से अधिक शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। 70 से अधिक व अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपने प्रतिभागिता की है। 5 पुस्तकों का प्रकाशन व संपादन किया है। 15 से अधिक शोध छात्रों का सफल निर्देशन किया है। आपने 10 से अधिक संगोष्ठियों तथा पुनश्चर्या कार्यक्रमों का सफल आयोजन भी करवाया है। आपको साहित्य अकादमी नई दिल्ली तथा देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में विशेष व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया है। मैं महोदया को अपने विशिष्ट वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। इस सत्र में आपका विषय है समकालीन संस्कृत साहित्य की नूतन विधाओं में युगबोध। आदरणीय सरोज कौशल महोदया सादर आमंत्रित हैं। पातु नो निकष गावा मति हेम्नः सरस्वती प्राज्ञेतर परिच्छेदं वचसैव करोति या। बुद्धि रूपी सुवर्ण के लिए कसौटी के समान विद्या की अधिष्ठात्री देवता सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं। वह हमारी रक्षा करे, जो केवल वचन मात्र से ही विद्वान और विद्वान से इतर का भेद कर देती है। सरस्वती के प्रांगण में हम आज चर्चा करने के लिए सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं सर्वप्रथम इस राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के.एस. रावत, डॉक्टर संगीता वर्मा, डॉक्टर संगीता आर्य जो कि आयोजन सचिव हैं,
डॉक्टर सुषमा शर्मा संयोजक हैं IQAC की, और डॉक्टर पुष्पा गुप्ता, डॉक्टर प्रोफेसर रमाकांत पांडे, प्रोफेसर मीरा द्विवेदी जो कि मंच को सुशोभित कर रहे हैं अपने व्याख्यानों के द्वारा। आप सभी को नमस्कार करके, प्रणाम करके अभिनंदन करती हूँ। सभी का, समस्त श्रोता वर्ग का विशेष रूप से आभार। आज हम संस्कृत के एक बहुत ही ज्वलंत विषय को लेकर प्रवृत्त हुए हैं, जिसमें कि हम समकालीन संस्कृत साहित्य की विविध विधाओं को और विविध आयामों को लेकर चर्चा करेंगे। इस महाविद्यालय में संस्कृत विभाग की जो अध्यक्षा हैं डॉक्टर संगीता आर्य, वे हमारे संस्कृत विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा रही हैं, हमारी सखी हैं। मैं उनके लिए जो है वो विशेष रूप से आभार अभिव्यक्त करती हूँ कि आपने ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। मित्रों, ये बहुत ही हमारे लिए गर्व का विषय है कि संस्कृत न केवल एक भाषा है, अपितु यह भाषा और धरोहर का अद्भुत समन्वय इसमें हमको प्राप्त होता है। और यह इसकी अपूर्व विशेषता है कि यह पुरानी युवती सदृशा है, पुरानी होते हुए भी युवती है, और वेद से लेकर समकालीन संस्कृत पर्यंत अद्यावधि नाना रूपों में अवतरित होती हुई संस्कृत ने अपने विधा वैविध्य से और विषय बाहुल्य से सभी को चमत्कृत किया है। संस्कृत साहित्य की यदि हम समकालीन धारा पर दृष्टिपात करें तो हम इसको 3 भागों में, कालखंडों में विभाजित करते हैं। अप्पा शास्त्री राशि वडेकर युग, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री युग और वी राघवन युग। इस रूप में हम लगभग 1860 से इसको प्रारंभ कर सकते हैं। अप्पा शास्त्री राशि वडेकर को हम आधुनिक संस्कृत साहित्य का, समकालीन संस्कृत साहित्य का जनक मान सकते हैं। उससे पूर्व में भी 17वीं 18वीं शताब्दी में जा सकते हैं, परंतु मोटा मोटी इस प्रकार का विभाजन। और ये तीनों जो नाम मैंने लिए हैं, ये तीनों पत्रकार थे, अपने अपने युग के तेजस्वी पत्रकार थे, और इन्होंने पत्रकारिता तथा सर्जना के माध्यम से समकालीन संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। उसके पश्चात आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र जो है, वे इस कालखंड की एक दूसरे प्रकार की व्याख्या करते हैं, और वे 3 कालखंडों को प्रवृत्तियों के आधार पर निरूपित करते हैं। वे कहते हैं कि 1784 ईस्वी से लेकर 1884 ईस्वी तक का जो ये 100 वर्ष का कालखंड है, ये समकालीन संस्कृत साहित्य का पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। और 1884 से लेकर 1950 ईस्वी पर्यंत जो कालखंड है, उसको हम स्थापना काल के रूप में जानते हैं। और 1950 के पश्चात अद्यावधि पर्यंत समृद्धि काल की उन्होंने घोषणा की है, और उनकी इस घोषणा को समर्थन प्राप्त होता है संस्कृत के रचनाकारों की सर्जनाओं से। आज मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगी कि समकालीन संस्कृत साहित्य की जो विविध विधाएं हैं, उनमें संस्कृत के रचनाकारों ने युगबोध को किस प्रकार निरूपित किया है। डॉक्टर पुष्पा गुप्ता के प्रति मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने बहुत सुंदर भूमिका हमारे लिए प्रस्तुत कर दी है, और एक विहंगम जो दृश्य है उसको बहुत संक्षेप में, बहुत सौंदर्य से उन्होंने निरूपित किया। तो मित्रों, आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, जो कि हमारी परंपरा के अद्भुत कवि, चिंतक और आलोचक हैं, उन्होंने अपनी एक गजल में वस्तुतः जो कथ्य कहा है उसके अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। उनकी एक गजल है शनै शनै, उसमें वे कहते हैं कि यथा सर्पः स्वनिर्मोकम जीर्णम जहन नवम वहेत हित्वा जीर्णत्वम आत्मीयम नवम जाये पुनः पुनः। जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुली, पुरानी केंचुली को उतार कर नूतन त्वचा को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मीयम जीर्णम हित्वा में अपने पुरातनता को फेंक कर नवम जाये शनै शनै, धीरे धीरे नूतन होता जा रहा हूं।
तो ये कवि की नूतनता नहीं है मित्रों, ये नूतनता है समकालीन संस्कृत साहित्य में विधाओं की नूतनता और विषयों की नूतनता। यदि विषयों की नूतनता पर या विधाओं के बाहुल्य पर हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम मैं आपका परिचय करवाना चाहती हूं कि संस्कृत के कवि ने किस प्रकार से संस्कृत में छंदोमुक्त कविताओं में नूतन युगबोध को निरूपित किया है और संस्कृत को वर्तमान की जितनी भी समानांतर अन्य भाषाएं हैं उनके समकक्ष अथवा उससे भी अधिक समृद्ध रूप में व्यवस्थित और स्थापित कर दिया है। समकालीन संस्कृत साहित्य में न केवल विधाओं का बाहुल्य है परंतु जितनी नूतन विधाएं रची जा रही हैं उन नूतन विधाओं के लक्षण भी हमारे आचार्यों ने प्रस्तुत किए हैं। आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र अभिराज यशोभूषणम नामक काव्य लक्षण ग्रंथ में छंदो मुक्त का लक्षण करते हुए कहते हैं, छंदो मुक्तम तावत गद्य पद्यो भय गुण संवलितम विशिष्टमेव भाग वस्तु, कि छंदो मुक्त कविता वह होती है जिसमें गद्य और पद्य दोनों के गुणों का हमको समन्वय प्राप्त होता है। और उसके पश्चात हमारा कवि कहता है कि विशिष्टमेव भाग वस्तु, विशिष्टम वह विशिष्ट वस्तु है अर्थात वह कवि कल्पना प्रसूत होना उसकी एक मुख्य शर्त है। कि छंदोमुक्त कविता जिसमें कि यह गद्य की भी सजातीय है क्योंकि इसमें छंद नहीं होता और ये पद्य की सजातीय है क्योंकि इसमें छंद तो नहीं होता परंतु लय इत्यादि गुणों का इसमें संचार पाया जाता है। वस्तुतः ये लयवाही गद्य ही है जिसको कि हम अंग्रेजी में छंदोमुक्त कविता प्रयोगवादी साहित्य के आंचल में परिवर्धित हुई और सर्वप्रथम प्रयोगवादी साहित्य का आविर्भाव फ्रांस में हुआ। 1900 ईस्वी तक फ्रांस में मुक्त छंद का प्राधान्य हो गया था और तत्कालीन कवियों की यह मान्यता थी कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों की प्रतिच्छाया साहित्य भी अंगीकार करता है और साहित्य की मान्यताओं में, उसकी विधाओं में और उसके जो बिंब इत्यादि हैं उन सब में अनेक परिवर्तन तब होते हैं जब समाज में भी परिवर्तन होते हैं। विगत 2 दशकों की रचनाओं में हम जिस प्रकार का यथार्थवाद और अति यथार्थवाद देख रहे हैं वह सब इसी का सुपरिणाम है। संस्कृत साहित्य के अग्रगण्य कवि प्रोफेसर कृष्णलाल ने अपनी एक कविता में कहा है, सर्वान अहम त्रोटयिष्यामि बंधनान हसिष्यामि गास्यामि, मैं सारे बंधनों को तोड़ दूंगा। तो ये कवि कौन से बंधनों को तोड़ने की बात करता है? ये बहिर्भूत बंधन के साथ साथ कविता के भी जो बंधन है ये मुक्त छंद क्या कहीं वह प्रकारांतर से लक्षण करता हुआ प्रतीत होता है। मुक्त छंद कविता में यदि हम संस्कृत के कवियों की रचनाओं पर दृष्टिपात करें तो आप आश्चर्य करेंगे कि कविता मुक्त छंद है परंतु प्रतीत नहीं होता। के राजन शास्त्री अपनी कविता में कहते हैं कि लुब्धानाम प्रीतयः चलचित्राणाम गीतयः अपरिपक्व मतीनाम नीतयः अन्यायोपार्जित मुद्राणाम स्फीतयः चिरस्थायिन्यो न भवन्ति। इसका अर्थ है कि लोभियों की प्रीतियां, चलचित्रों की गीतियां, अपरिपक्व बुद्धि वालों की गीतियां और अन्याय से अर्जित किए गए ऐश्वर्य की जो स्फीतियां, जो चमक है वह चिरस्थायी नहीं होती। तो आप देखिए कविता तो मुक्त छंद में है परंतु प्रीतयः, गीतयः, नीतयः और स्फीतयः, यहाँ पर कवि ने लय का किस प्रकार से अद्भुत निर्वाह किया है और एक बहुत ही विशद कथ्य से हमको सुपरिचित करवाया है कि क्षणिक आकर्षण इनमें है, खद्योतसम ये प्रकाशित होती हैं परंतु ये चिरस्थायी नहीं होती।
ये कथ्य भी इतना महत्वपूर्ण है जितनी की विधा महत्वपूर्ण है, जितनी की उसमें लय की महत्ता है। आगे कवि कहते हैं, गंगा जलस्य पानेन किम व्रतानाम अनुष्ठानेन किम तीर्थानाम यातेन किम यदि भाव शुद्धिर नास्ति। कि गंगा जल के पान से क्या प्रयोजन और व्रतों के अनुष्ठान से क्या प्रयोजन, तीर्थ यात्रा से क्या प्रयोजन यदि भाव शुद्धि नहीं है। तो यहाँ पर कवि किस प्रकार से कर्म कांड पर प्रहार करता है। वह कर्म कांड निरर्थक है जिसमें भाव शुद्धि नहीं है। कबीर के समान यहाँ पर के राजन शास्त्री ऐसे पूरे कर्म कांडों पर प्रहार करते हुए प्रतीत होते हैं। और यह संस्कृत के समकालीन कवि का केवल भाषा का चमत्कार नहीं करता, वह कथ्य के साथ अपनी बात को बहुत ही दृढ़ भूमि से संप्रेषित करता है। संस्कृत के रचनाकारों में प्रभाकर, नारायण, कवठेकर, मैं ऐसे ऐसे रचनाकारों को विशेष रूप से उद्धृत करना चाहती हूँ जिसको कि संस्कृत के परंपरा के लोग भी पहली बार हो सकता है उनका नाम सुन रहे हो। प्रभाकर नारायण कवठेकर ने सारनाथ सिंहाह एक कविता लिखी, सारनाथ के सिंह, और वे कहते हैं उसमें उसकी जो टेक है वे उसमें कहते हैं कि अद्यापि हसंती सारनाथ सिंहा, कि सारनाथ के सिंह आज भी उन पर हंस रहे हैं। ये उसकी टेक है। किन किन पर हंस रहे हैं इस पर अनेक लंबी कविता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि प्रथितम भारत राष्ट्रम व्यथितम कथम जनजीवनम केचन मनसा अकिंचना विस्मृत राष्ट्र स्वाभिमानाः तान् अद्यापि हसन्ति सारनाथ सिंहाः। भारत राष्ट्र तो इतना प्रसिद्ध है, तो फिर ये जीवन मनुष्य का इतना व्यथित क्यों है। और कुछ तो लोग ऐसे हैं जो मन से ही बहुत अकिंचन से हो गए हैं, अवसाद ही जैसे उनका जीवन का केंद्रीय भाव हो गया है। ऐसे लोगों पर आज भी सारनाथ के सिंह हंस रहे हैं। अब हसंती सारनाथ सिंहाः, ये कविता का मूल स्वर व्यंग्य कई बहुत तीव्र व्यंजकता को प्रदान करता है। और सिंह एक ऐसा प्राणी है जिसकी दहाड़ ही प्रसिद्ध है, परंतु केवल मात्र दहाड़ने वाला पशु यदि उपहास करता है तो ये व्यंजना कविता को वेधक बना देती है और हमारे मन को आंदोलित तो अवश्य करती है। हसंती सारनाथ सिंहा, ये कविता में कवि प्रभाकर नारायण कवठेकर ने एक नूतन आभाणक को रच दिया है। आभाणक कहते हैं मुहावरे को संस्कृत में। तो ये एक नूतन आभाणक के द्वारा उन्होंने नवार्थ संधान किया है। और उनका ये कहना है कि सिंह जो पशु है उसके भी वे उपहास के पात्र हैं। जो स्वराष्ट्र बोध जिनमें नहीं है वे मनुष्यों के ही उपहास के पात्र नहीं है, अपितु वे पशुओं के भी उपहास के पात्र हैं। तो इस कविता में विरोधाभास है, व्यंजना है, और ये कविता की वेधकता हमारे मन को वस्तुतः आंदोलित करती है। इसी प्रकार से आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने एक छंदोमुक्त कविता जिसको मैं विशेष रूप से उद्धृत करना चाहती हूँ, देहल्याम मेट्रो याने, ये उनकी कविता है कि दिल्ली के मेट्रो यान में। अब आप देखिए, ये संस्कृत का कवि रच रहा है जो संस्कृत पर आरोप लगाते हैं कि ये देवताओं की स्तुति की भाषा है, इसमें क्षत्रिय राजाओं का जो है वह वंदन किया गया है, उनकी प्रशस्तियां गाई गई हैं, उन पर उनका हमारा संस्कृत का कवि दृढ़ता से अपनी रचनाओं के द्वारा खंडन करता है, केवल वचो विन्यास के द्वारा खंडन नहीं करता। दिल्ली के मेट्रो यान में इस कविता को आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने 4 दृश्यों में रचा है। वे नाटक और नाट्य साहित्य के अद्भुत आचार्य हैं, चिंतक हैं, और उन्होंने इस कविता में नाटक की जो दृश्य है उनको मिश्रित कर दिया है कविता में। और वे कहते हैं कि जो दृश्य एक है वह 1990 से 2000 के मध्य में आता है,
और वे कहते हैं कि भूयो भूयो धन्यवादान व्याहरामि मनसि श्रीधरान वर्याय मेट्रो मानुषाय यस्य प्रसादात् मेट्रो याने उपविश्य अनुभवामो वयं पैरिसे वर्तामहे उत वियेना इति वियेना नाम अथ च स्वशिरांसि उन्नामयामः कि पहली बार जब मैं मेट्रो में बैठा सब कुछ ऐसा साफ सुथरा चिकना चिकना चमकदार और मैंने मन ही मन मेट्रो मानुष श्रीधर को नमस्कार किया और मुझे ऐसा गौरव का अनुभव हो रहा है कि मैं कहीं पेरिस में यात्रा कर रहा हूँ या वियना में हूँ। ये प्रथम दृश्य है मेट्रो का। 21वीं शती का जो प्रथम दशक है उसमें दृश्य 2 है और उसमें कवि कहता है कि अब पूर्वापेक्षा भीड़ अधिक हो गई है परंतु अवशिष्ट अभी बचे हुए हैं और वरिष्ठ नागरिक के लिए जो आरक्षित जो सीट थी उस पर उसको खाली कर युवक युवतियों ने उन्हें स्थान दिया। तृतीय जो दृश्य है वह 21वीं शताब्दी का द्वितीय दशक है 2011 से लेकर और 20 तक। उसमें कवि कहता है कि वरिष्ठ नागरिक की सीट पर बैठे युवक युवतियों ने उन्हें उपेक्षा दृष्टि से देखा, उनको अब उन्हें अपना स्थान देने का मन नहीं हुआ। कवि कहता है वरिष्ठ नागरिकाणाम कृते आरक्षिते आसने उपविष्टम युवानम अहम अपेक्षया पश्यामि। उन युवकों को मैं अपेक्षा दृष्टि से देख रहा था कि भाई अब मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ, आ गया हूँ, तो तुम इस आसन को छोड़ दो। समयी उपेक्षया त्वरिताम दृष्टिम निपात्य, परंतु उन युवकों ने मुझे बहुत ही उपेक्षा दृष्टि से देखा। चल दूरवाण्या मुखम निमज्जयति, और वे अपने मोबाइल पर चल दूरवाणी पर वापस उन्होंने अपने मुख को केंद्रित कर लिया। अहम वीतरागः इव तिष्ठामि, और मैं एक वीतराग के समान वहां पर स्थित हो गया। अब सबसे दुखद परिस्थिति कब आती है? ये 2012 में कविता संग्रह समष्टि प्रकाशित हुआ, जिसमें कि कवि ने भविष्य दृष्टा के रूप में 2021 से 2030 के भविष्य की कल्पना की है और वह कल्पना हमको भयभीत कर देती है। ये दृश्य 4 है जो कि 21वीं शताब्दी का तृतीय दशक की भविष्यवाणी करता है। और कवि कहता है, आप भाषा देखें, इतनी सरल भाषा है। चल दूरवाण्याम आसक्ता युवानः माम दृष्ट्वा हसन्ति तेषु एकः आह अरे अयं वृद्धः एतावतापि जीवति कियत् कालमयं भारभूतः तिष्ठेत्। कि चल दूरवाणी में आसक्त युवाओं ने मुझे देखा और वे हंसे, और उनमें से किसी एक ने कहा कि अरे यह वृद्ध ये अभी तक जीवित है और कितने वर्ष तक ये पृथ्वी पर भार बना रहेगा। ये 2021 से लेकर 2030 तक कवि जब भयावह दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार की संवेदना हानि से वो हमको अवगत करवाता है। ये छंदो मुक्त कविता में एक अद्भुत और सशक्त रचना देहल्याम मेट्रो याने के रूप में कवि करता है, और ऐसे युगबोध को विषय बनाकर कवि हमको भविष्य में होने वाली संवेदनात्मक हानि के प्रति जागरूक करता है। और यह अभिव्यंजना, आप कहते हैं कि कविता को पढ़कर कोई कहता है कि साहित्य को पढ़ने से क्या होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि इस प्रकार की कविताओं को मनुष्य पढ़ता है तो वस्तुतः उसकी मनुष्यता कभी न कभी अवश्य जागृत होती है, और ये कविताएं मन के किसी कोने में आपको कुरेदती हैं और आपको एक सार्थक जीवन जीने हेतु, एक सार्थक मनुष्य बनने हेतु अवश्य अभिप्रेरित करती हैं। अनेक प्रकार के उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ छंदो मुक्त कविता के माध्यम से। बहुत लंबी हमारी परंपरा है। कालूरी हनुमंत राव
प्रयोगशाला में डिसेक्शन के लिए ले जाए जाते हुए मेंढक की आत्मकथा को अपनी कविता में कहते हैं कि मैं वर्षा में बड़ा प्रसन्न होकर टर टर टर्रा रहा था कि पीछे से एक मनुष्य ने आकर झपट कर मुझे उठाया और अपने थैले में डाल लिया। इस प्रकार की कविता संस्कृत का कवि रचता है तो हमें आश्चर्य होता है कि ऐसी भाषा में जब रचना इतनी अद्भुत युगबोध को रेखांकित किया जा रहा है तो उस भाषा पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगाए जा सकते हैं। ये हमारे देश का वस्तुतः दुर्भाग्य ही कहा जाएगा अथवा ये औपनिवेशिक मानसिकता का ही मुझे तो कुफल प्रतीत होता है। संस्कृत के युवा कवि जिनको साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया जा चुका है, डॉक्टर पुष्पा गुप्ता जी ने भी जिनका नाम लिया, डॉक्टर प्रवीण पंड्या हमारे प्रदेश के हैं, उन्होंने अनेक सुंदर काव्य संग्रह उनके आ चुके हैं। उन्होंने एक कविता लिखी है सप्तपदी, और सप्तपदी आप सब परिचित हैं कि विवाह में वर और कन्या की सप्तपदी कराई जाती है, परंतु यहाँ पर उन्होंने सप्तपदी में स्त्री के लिए जो पर्यायवाची हैं उन पर्यायवाचियों के माध्यम से स्त्री के प्रति उपालंभ उपस्थापित किया है। वे कहते हैं कि पुरुष वामा भवामी, हे पुरुष में वामा होती हूँ, त्वमपि पुरुषाभिजात्य मदम नष्ट्वा दक्षिणो भव, तुम भी अपने इस मेल ईगो को नष्ट करो, पुरुष आभिजात्य मदम। ये बहुत सुंदर शब्दावली है मेल ईगो के लिए हमारे पास में, कि तुम भी अपने इस पुरुष आभिजात्य को नष्ट करके दक्षिण हो जाओ, उदार हो जाओ। और पुरुष श्याम अर्धांगिनी, हे पुरुष में अर्धांगिनी होती हूँ, तुम मन्यस्व यत् त्वम असि अर्धः माम विना, तुम मानो कि तुम आधे हो मेरे बिना। हे पुरुष तव गृहिणी भवेयम, हे पुरुष में तुम्हारी गृहिणी होती हूँ, स्वीकुरु ममाप्य अस्तित्वम गृहे, तुम स्वीकार करो मेरे अस्तित्व को अपने घर में। बहुत लंबी कविता है, मात्र मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण इसके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं तो ये मुक्त छंद को मैं यहाँ पर अगर इतना ही करके विराम दे दूं, संस्कृत गजल की बात भी आपके साथ थोड़ा सा कर लेती हूँ कि संस्कृत गजल का एक बहुत ही समृद्ध अभी परिदृश्य समकालीन संस्कृत साहित्य में दृष्टिगोचर हो रहा है। और भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो कि राजस्थान के जयपुर से हैं, उनको संस्कृत गजल का हम आविर्भावक मानते हैं। वे सिद्ध पीठ जयपुर को संस्कृत गजल की माना जाता है। उसके पश्चात बच्चूलाल अवस्थी जी, जगन्नाथ पाठक जी और भास्कराचार्य त्रिपाठी जी, आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, अभिराज राजेंद्र मिश्र जी अकेलों ने लगभग 500 गजलें संस्कृत में रच दी हैं और उन्होंने गजल के लक्षण भी किए हैं। संस्कृत में गजल का लक्षण संविधानक का भी लक्षण हमारे यहाँ पर प्रस्तुत है। ऐसा अद्भुत और समृद्ध हमारा समकालीन संस्कृत साहित्य है। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी संस्कृत में गजल लिखते हैं किसी सुंदरी के कपोल में जो कूपक है, जो डिंपल है, उसको आधार बनाकर, और ये सौंदर्य की कितनी सुंदर अवधारणा से कवि अपनी गजल को प्रारंभ करता है। और वे कहते हैं कि नमग्नम शास्त्र चर्चायाम न लग्नम पंडितम दृष्ट्वा मनोमग्नम परम सद्यः कपोले कूपकम दृष्ट्वा, कि हे सुंदरी मेरा मन जो है न तो पंडित को देखकर प्रसन्न हो रहा है, न शास्त्र चर्चा में इतना आनंद आ रहा है, परंतु तुम्हारे कपोल के इस कूपक को देखकर, इस डिंपल को देखकर मेरा मन जो है वो प्रमुदित हो जाता है। यहाँ से वो अपनी गजल को प्रारंभ करते हैं और उसके पश्चात उस गजल का आरोहण किस उच्च पीठिका पर ले जाकर करते हैं। वे कहते हैं कि अगाधा नाम समुद्राणाम न भग्नम वीचि संघातई मनोभग्नम तु नेत्रे ते जलस्यैकम कणम दृष्ट्वा, मैं जीवन के झंझावातों से कभी भग्न नहीं होता, लेकिन हे सुंदरी तुम्हारे नेत्र में अश्रु की एक बूंद देखकर मेरा मन भग्न हो जाता है।
ये संस्कृत के कवि का जो एक परिदृश्य आप देखें कि स्थूल सौंदर्य से प्रारंभ करता है, और ये मैं इसको अध्यात्म की संज्ञा देती हूँ कि आप अपने आत्म का इतना विस्तार करते हैं कि किसी की नेत्र में आपको यदि एक अश्रु का बिंदु दिखता है तो आपका मन भग्न हो जाता है। वो ऐसा मन है जो वीची संघातों से भग्न नहीं होता, परंतु वह ये संवेदना की पराकाष्ठा है जो कवि अपने गजल को स्थूल से लेकर सूक्ष्म पर्यंत उसका आरोहण करवाता है। ये संस्कृत गजल की हमको समृद्धि, इसको मैं समृद्धि कहना चाहूंगी, ये मुझे प्रतीत होती है। संस्कृत गजल पर मैंने अपना एक पूरा आर्टिकल लिखा था जो कि साहित्य अकादमी से प्रकाशित होने वाली समकालीन संस्कृत साहित्य इस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और महाराज दीन पांडे हमारी परंपरा के गजल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि और अद्भुत गंभीर कवि, उन्होंने लेखनी पर गजल लिखी है। और उस गजल का मैंने इसलिए चयन किया है कि हम सब लेखनी को ही विशेष रूप से अपना अस्त्र बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि और से ना सृजा पोषिता लेखनी लोक रागोष्मणा शोधिता लेखनी। ये जो मेरी लेखनी है इसको मैंने अपने खून से सींचा है और लोक राग की ऊष्मा से मैंने इसको संपोषित किया है। अब जो लोग मेघदूत के प्रसंग को जानते हैं कि कुबेर के शाप से किस प्रकार से यक्ष को 1 वर्ष के लिए मृत्यु लोक पर रहने का शाप मिला था, उस प्रसंग को, उस मिथक को कवि यहाँ पर एक भिन्न उसमें परिदृश्य में ले जाता है और कहते हैं कि नो कुबेरस्य कस्यापि वशवर्तिनी रामगिर्याश्रमे पोषिता लेखनी। मेरी ये लेखनी किसी कुबेर की चाटुकारिता नहीं करती है, अपितु मेरी यह लेखनी जो है ये रामगिरी के आश्रमों में प्रोषिता, तपस्या कर चुकी है, वनवास कर चुकी है। तो कवि यहाँ पर लेखनी को, जो लेखनी का विक्रय करते हैं, जो धन के लिए लेखन करते हैं या लेखन के लिए धन पाने की इच्छा करते हैं, उन पर कटाक्ष करता है। और ये संस्कृत के कवि की एक स्वाभिमानिता मैं कहूंगी कि वह कुबेरों के हाथों में विक्रय को प्राप्त नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि ईश्वरादेश परिपंथनी मानुषी साहसैनैहि की घोषिता लेखनी। उनका जो उपनाम है वो ऐहिक है। ऐहिक मतलब इस लोक से संबद्ध, कि मैंने तो ईश्वर के आदेश का भी उल्लंघन कर दिया है। ये साहस है ऐहिक कवि की लेखनी का। ये महाराज दीन पांडे का स्वाभिमान जो लेखनी के माध्यम से संस्कृत गजल में किस प्रकार से आता है, एक दो उदाहरण ही मैं दे पाऊंगी, समय की अपनी सीमाएं हैं। इसके अतिरिक्त हर्षदेव माधव जी, वे तो पंजिका पर फाइल के ऊपर गजल लिखते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार से कार्यालयों में हम देखते हैं कि फाइलों के ढेर लगे हुए हैं, और वे फाइलें जो हैं, जिसको कि बहुत पहले हमने किसी कथा में पढ़ा था कि पेपर वेट के बिना वो आगे नहीं खिसकती हैं, आप इसका संकेत समझ रहे होंगे। तो वे कहते हैं कि अनृत वचनों के द्वारा, छल और दुष्कृतों के द्वारा देखो ये पंजिका किस प्रकार रात दिन बढ़ रही है, किस प्रकार रात दिन उसमें जो हम आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हैं लिखित में, उससे वो पंजिका। और कवि की आपको यदि मैं भाषा सुनाऊं, अनृतैर वाग प्रपंचैश् छलैर दुष्कृतैः पश्य रात्रि दिवम वर्धते पंजिका। और ये पंजिका जो है ये याचकों भक्त समूहों के द्वारा सदा रुपयों से ये राक्षसी पंजिका आराधित की जाती है। तो ये संस्कृत का कवि संस्कृत गजल के माध्यम से किस प्रकार से युगबोध को रेखांकित करता है, यह वस्तुतः हमको रोचक भी लगता है और यह हमको दिशा निर्देश भी प्रदान करता है कि संस्कृत के कवि जो हैं उन्होंने काव्य विधाओं को, जो भिन्न भाषाओं की, इतर भाषाओं की काव्य विधाएं हैं, उनको जब अपनाया
तो उनको संस्कृत की जो संस्कृत का आभिजात्य है उसमें दीक्षित कर दिया है, और उसके पश्चात वो संस्कृत की कविता बनकर जब उभरती हैं वो विधाएं, तो वह वस्तुतः सामान्य नहीं रह पाती, वो विशेष हो जाती हैं। तो संस्कृत गजल के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि संस्कृत गजल में एक इस प्रकार का लोक है जिसमें वह पाठक जो है वो लोक के रंग से, लोक के राग से वो आलोकित कर देती है पाठक को, जहां अभाव में भाव उत्पन्न हो जाता है, वेदना में संवेदना प्रतिफलित हो जाती है। ये संस्कृत गजल की हमको विशेषता प्रतीत होती है। संस्कृत गजल के अतिरिक्त मैं चर्चा करना चाहूंगी संस्कृत जीवनी की, और संस्कृत जीवनी का बहुत ही सुंदर परिदृश्य हमारे समक्ष लेकर आती हैं पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव, जिनका की जीवन काल 1890 से लेकर 4 जुलाई 1890 से कर 1954 तक का है। वे अद्भुत अपने ग्रंथ रचनाओं से हमारी परंपरा को चमत्कृत करती हैं, और उन्होंने अब 3 वर्ष की आयु की थी जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था, शंकर राजा राव, और उनके पिताजी पर उन्होंने जीवनी लिखी, और ये कहा कि लोग या परंपराएं प्रश्न पूछेंगी कि आपने तो अदृष्ट पितृ सौख्य है वे, क्योंकि उन्होंने पिता के सुख को नहीं देखा, परंतु माता से अपने पिता के विषय में सुनकर उन्होंने अपने पिता की जो जीवनी लिखी है, आप आश्चर्य करेंगे कि वो जीवनी पद्य में रची गई है, और ये भी एक विधा है। इदम प्रथमतया यह संस्कृत की जीवनी है, शंकर जीवनाख्यानम इस नाम से उन्होंने लिखी है। पिताजी का नाम शंकर था, और उस जीवनी को 845 अनुष्टुप छंदों के माध्यम से रचा गया है। मेरे निर्देशन में एक शोधक छात्रा पंडिता क्षमा राव के इस प्रदेय पर अभी शोध कार्य भी कर रही है। उसकी जीवनी की जो भूमिका है उसमें नृसिंह शास्त्री केलकर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, और वे कहते हैं कि कथम ही न करिष्यन्ति कन्याभ्यः पितरः स्पृहाम ऋणम तत् पैतृकम पुण्यम अपाकुर्युर यदि हताः, कि पिता लोग जो हैं, पितृजन जो हैं, वो कन्याओं की, पुत्रियों की स्पृहा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वे पुत्रियां भी पुण्य पितृ ऋण से आनृण्य को प्रदान करने में सर्वथा सक्षम और समर्थ होती हैं। ये बहुत ही सुंदर टिप्पणी है। वे कहते हैं कि मैं गार्गी और मैत्रेयी की परंपरा में पंडिता क्षमा राव को देख रहा हूं। तो पंडिता क्षमा राव ने शंकर जीवनाख्यानम इस जीवनी की रचना की। इससे पूर्व संस्कृत साहित्य में हमको जीवनी इस प्रकार की प्राप्त नहीं होती है। उन्होंने लगभग 14-15 ग्रंथों की रचना की है, और इस जीवनी में उन्होंने संस्कृत को एक नूतन भास्वरता से आलोकित किया है। नए नए उन्होंने शब्दावलियों को गढ़ा है, और वे कहती हैं शंकर जीवनाख्यानम में अपने पिताजी के प्रति कि आत्मनोपि वरम भंगो न पुनः शिरसो नति। हम कहते हैं कि सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। तो इसको संस्कृत में जब कहा जाएगा तो कह रही है आत्मनोपि परम भंगः, अपना भंग करना, अपना सिर कटा देना तो श्रेष्ठ है। न पुनः शिरसो नति, परंतु सिर झुकाना हमको स्वीकार्य नहीं है। ये पंडिता क्षमा राव जो है वो शंकर जीवनाख्यानम में अनेक प्रकार के सूत्रों को प्रदान करती हैं, और वे सूत्र हमको निरंतर अपने जीवन दर्शन से अवगत करवाते हैं। अपने पिता के लिए वे कहती हैं कि आसीत् श्री माधव शांत सत्ववान माधवोपमः शंकरश्चापि तेजस्वी वशी शंकर सन्निभः। ये संस्कृत को जो जानते हैं वे जानते हैं कि ये किस प्रकार की शैली है, जिस पर थोड़ा थोड़ा मुझे कालिदास की अन्य छाया प्रतीत होती है। तो अनेक प्रकार के माता जी को उन्होंने ये जीवनी जो है वो
समर्पित की है और उनकी जीवनी में भी उनके पिता किस प्रकार के राष्ट्रभक्त थे और वो राष्ट्रभक्ति पंडिता क्षमा राव में भी उनके पोर पोर में हम अनुस्यूत पाते हैं। और वे शंकर जीवनाख्यानम में कहती हैं, यो ही कालानुगुण्येन प्रगतिम नानुवर्तते स देशो भ्रष्ट कल्याणः सुदूरम अवहीयते। जो देश जो है वो काल के अनुरूप प्रगति नहीं करता, वह देश जो है वह निश्चित ही पतन के गर्त में ही जाता है। अहो भारत वर्षे अस्मिन् कियन्तः सन्ति तादृशः अलोभ वृत्तयः सत्यव्रताः राष्ट्रहितैषिणः। इस भारत वर्ष में कितने ऐसे लोग हैं जो अलोभ वृत्तयः, जिनकी लोभ वृत्ति नहीं है, जो सत्यव्रत हैं और जो राष्ट्र के हितैषी हैं। ये प्रश्न लगाती हैं, वे ये प्रश्न खड़ा करती हैं अपने साहित्य के माध्यम से। तो साहित्य किस प्रकार से राष्ट्रबोध को रेखांकित करता है, इसको भी यदि हमको देखना है तो हम पंडिता क्षमा राव के ग्रंथों को देख सकते हैं। विशेष रूप से शंकर जीवनाख्यानम को जब मैंने पूरा पढ़ा तो मैं बहुत गदगद हो गई और वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उससे भी हमारी जो कवि हैं पंडिता क्षमा राव, वे अनभिज्ञ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि अयोग्य व्यक्ति को अधिकार दे दिए जाते हैं तो वह सारे कार्य की उसी प्रकार से क्षति करता है जिस प्रकार से शस्त्र पाणी कपि, बंदर के हाथ में उस तरह। तो बंदर के हाथ में उस तरह ये हमने देखा, ये हमने हिंदी साहित्य में मुहावरा पढ़ा, लेकिन संस्कृत की कवित्री ने उसको कहा कि अयोग्यो हि अधिकारेण योजितश्चेन नराधमः नाशम करोति सर्वत्र शस्त्र पाणिः कपिर यथा। अयोग्य व्यक्ति को यदि अधिकार दे दिए जाते हैं तो वे उसी प्रकार से वह कार्य को नष्ट कर देता है जिस प्रकार से शस्त्र पाणी कपि, कपि का अर्थ है वानर, वानर जिसके हाथ में शस्त्र हो। तो ऐसे अद्भुत आभाणकों को, मुहावरों को संस्कृत भाषा में अवतरित करवाया पंडिता क्षमा राव ने। अनेक हमारे बहुत ही इस प्रकार के कवि हुए हैं। अभी डॉक्टर पुष्पा गुप्ता ने संस्कृत हाइकू की बात की है। डॉक्टर हर्षदेव माधव ने, ये हाइकू जो है एक जापानी विधा है, 5-7-5 इस प्रकार से इसमें वर्णों का संयोजन होता है। जो भी मेरे अन्य साथी बैठे हैं उनको यदि मैं एक हिंदी का हाइकू भी सुनाऊं कि फूल फूल हैं, मौसम मौसम है, तुम हो, ये एक हिंदी का हाइकू है जगदीश व्योम का कि फूल बहुत सुंदर हैं, मौसम भी बहुत अद्भुत लगते हैं, परिवर्तित होते हैं, आनंद देते हैं, परंतु तुम हो, तुम्हारा सौंदर्य फूलों से भी कहीं अधिक। ये व्यतिरेक है, व्यतिरेक अलंकार को एक छोटी सी 17 वर्णों की कविता में कवि कैसे कह सकता है। और डॉक्टर हर्षदेव माधव ने कहा है कि पुर संस्कृतौ सुदृढ़ मूलाः वटाः न प्ररोहेयुः, कि नगर संस्कृति में सुदृढ़ मूल वाले वटवृक्ष अब नहीं उगते। ये डॉक्टर हर्षदेव माधव का हाइकू है। हम लोग तो ये कहते हैं कि वटवृक्ष के नीचे कोई अन्य पौधा नहीं पनप पाता, परंतु यहाँ तो संस्कृत के कवि ने हाइकू में वटवृक्ष के प्ररोह पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और ये कहा कि आसन मशकाः संसदी गत्वा जाताः प्राणघातकाः, कि थे तो मच्छर परंतु संसद में पहुंचकर प्राण घातक हो गए। ऐसा साहस संस्कृत के हाइकूकार का यदि प्राप्त होता है तो इससे सुंदर युगबोध और क्या हो सकता है। मित्रों, मैंने संक्षेप में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। बहुत सारी विधाओं को मैं नहीं ले पा रही हूँ, समय की अपनी सीमाएं हैं। ललित निबंध पर यदि आप दृष्टिपात करें तो 1 घंटा उस पर मैं आपके साथ चर्चा कर सकती हूँ। संस्कृत डायरी सत्यव्रत शास्त्री जी के द्वारा, जिसका कि पुष्पा जी ने संकेत किया, दिने दिने याति मदीय जीवितम, और आत्मना आत्मानम डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की, और यक्षस्य वासरिका जिसका कि अपर नाम है मूको राम गिरिर भूत्वा, ये संस्कृत डायरी है।
तो संस्कृत के समकालीन कवि परंपरा ने कोई ऐसी विधा नहीं है। रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को देखें जो कि सद्यः यशस्शेष हुए हैं, इतनी अद्भुत काव्य सर्जनाएं कवि करता है। और वे कहते हैं कि स्वतंत्रो हम, मैं स्वतंत्र हूं, परस्य क्या परस्य कर पत्रम चालयितुम, दूसरे के गर्दन पर कटार चलाने में, कि अर्थः सिद्ध्यते न वा मदीयः, मेरा अर्थ मेरा प्रयोजन सिद्ध हो न हो, पर मार्गावरोधुम, दूसरे के मार्ग को रोकने में मैं स्वतंत्र हूं। तो ये स्वतंत्रता का कैसा अर्थ हमने निकाल लिया है, इस पर कवि चिंता करता है। बहुत सारी बातें हैं जो हम आपके साथ में कर सकते हैं, कुछ कहने का हमने प्रयास किया है। मेरे अन्य वक्ताओं को भी मुझे समय देना चाहिए, ये धृष्टता नहीं करनी चाहिए। तो मैं राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य और संयोजिका डॉक्टर संगीता आर्य को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया, जिससे कि मैं समकालीन संस्कृत साहित्य की विभिन्न विधाओं में युगबोध किस प्रकार से अवतरित हो रहा है, प्रतिफलित हो रहा है, उसके विषय में एक संक्षिप्त जो है वो वर्णन आपके सामने मैंने करने का प्रयास किया। आप सबने बहुत धैर्य से सुना, बहुत प्रतिक्रियाएं मेरे सामने आ रही थी, यद्यपि मेरा ध्यान कुछ अपनी बात को कहने में था। मैं सभी श्रोताओं का और आयोजकों का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। ऐसा लग रहा था कि साक्षात सरस्वती माँ हमें उद्बोधित कर रही है। इतना सुंदर उद्बोधन कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा जो ये रोमांच है वो मुझे क्या बोलने के लिए प्रेरित करे। ऐसा लग रहा था आपको सुने जाएं, मैं कुछ ना बोलूं। लग रहा था मैं बाधा बन रही हूं। जो आपके स्वर फूट रहे हैं वो यहाँ पर हमें वैसे ही उद्वेलित कर रहे हैं जैसे आपका जो ये विषय है आपने चुना कि संस्कृत साहित्य की नूतन विधाओं में युगबोध। इतना सुंदर मुक्तक, छंद पर, काव्य पर, कविताओं पर, गजलों पर जो आपने प्रकाश डाला है, मैं इसके बारे में कुछ भी कहूंगी तो लगेगा कि मैं अतिक्रमण कर रही हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसे व्याख्यायित करने के लिए कि आपने जितने नवीन साहित्यकार इस विधा में कार्य कर रहे हैं उनको चुन कर, उनकी रचनाओं को, उनके साहित्य को, उनके लेखन को आपने यहाँ पर हमारे समक्ष रखा। जो आपने कविताओं के नाम लिए, डॉक्टर राधा त्रिपाठी के, हर्षदेव माधव के, प्रवीण पांड्या के, एवं जो उनकी कविताएं हैं सप्तपदी, कितना सुंदर आपने व्याख्यान किया है कि एक स्त्री जो है वो पुरुष की अर्धांगिनी है और उसका ये पुरुष को कहना है कि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। मन को ऐसा रोमांचित किया है कि मैं क्या बताऊं। मैं आपके इस उद्बोधन के लिए मेरे शब्द में विस्मृत रही हूं कि मैंने जो कुछ लिखा भी है वो मुझसे बोला नहीं जा रहा। इतना सुंदर लेखनी का विवेचन कि एक लेखनी, संस्कृत के लेखक की लेखनी किसी कुबेर की मोहताज नहीं है। वो स्वयं ईश्वर के आदेश की भी कभी अवहेलना कर सकती है। हमारी लेखनी बिकाऊ नहीं है, इतनी स्वाभिमानी। उसके अतिरिक्त हर्षदेव माधव की जो गजल फाइल कि इस पर किस तरह से आगे ये फाइल बढ़ सकती है और नहीं बढ़ सकती। इस प्रकार भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी का, संस्कृत गजल के जो आविर्भावक हैं उनके लिए बच्चू लाल जी का, अभिराज राजेंद्र मिश्र का, सभी का आपने यहाँ पर परिचय भी दिया, उनकी गजलों के कुछ अंश भी सुनाए। और मैं ये बताना चाहूंगी कि स्वयं
सरोज जी भी इतना सुंदर गजल गायन भी करती है, कवित्री भी हैं। तो महोदया, आपके इस सुंदर और स्फुटित व्याख्यान के लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। अंतर मन से, हृदय से मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके इस व्याख्यान पर यदि श्रोतागण से कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो आपके प्रश्न आमंत्रित है। आप अपना माइक एक एक करके ऑन करें। कृपया सभी अपना माइक एक साथ ऑन ना करें, वरना अव्यवस्था हो सकती है, क्योंकि ये ई संगोष्ठी है और तकनीकी कोई खराबी हमारे इस कार्यक्रम में बाधा बन सकती है। तो आमंत्रित है, खुला मंच है, आपके प्रश्न। કેમ અવાજ નથી સંભળાતો? नमस्ते मैडम। नमस्ते जी हरी सिंह जी। आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी, प्रणाम। बिल्कुल प्रणाम। बिल्कुल कामनाएं, मंगल कामनाएं। हाँ, नहीं प्रश्न कुछ नहीं है, मैं तो केवल जिज्ञासा कर रहा था। हर्षदेव माधव जी की जो कविता है वटवृक्ष वाली, तो वो वटवृक्ष क्या ये जंगल का वटवृक्ष ही है या कोई साहित्य का वटवृक्ष है जो सबको खा जाता है? उन्होंने ये कहा है कि पूरे संस्कृतो सुदृढ़ मूलाः वटाः न प्ररोहेयुः, कि अब ऐसे वटवृक्ष नहीं उगते। तो एक तरह से प्रश्न चिन्ह जी भी जी मैडम। लगाया वटवृक्ष पर। हाँ। तो वटवृक्ष, अब आप सब साहित्य के अध्येता हैं और विद्वान हैं, तो आप समझ रहे हैं कि वटवृक्ष में क्या व्यंजना है, और वो वटवृक्षत्व की प्ररोह के लिए हम सभी को मार्ग निर्देशित भी कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में अपार संभावनाएं हैं। यदि वह जो कहते हैं ना कि कपास न ओटने लगे, तो वो सचमुच बहुत अद्भुत हरि भजन करने का सामर्थ्य रखता है। तो ऐसा कहीं संकेत मुझे प्रतीत होता है, जिसकी ओर यहाँ पर कवि का संकेत है। और बहुत प्रत्येक क्षेत्र में वटवृक्ष की जो ह्रास है, उस पर भी कवि ने हमको हमारा ध्यान आकर्षण किया है कि यह जो वटवृक्षता है, वस्तुतः यही प्राप्तव्य है, यही हमारा अभीष्ट है। उससे हमको उसी पर एकाग्र होकर चलना चाहिए, अन्यथा यह जो पूर्ण संस्कृति है, यह वटवृक्षत्व की हानि कर रही है। जी जी मैडम। हाँ, मैंने कहा साहित्य के विद्यार्थी तो सभी वटवृक्ष बनना चाहते हैं। जी पर जी। उससे क्या नुकसान ये होता है कि जो है वटवृक्ष अपने नीचे किसी को कुछ उगने देता नहीं है, नए को कुछ पनपने देता नहीं है। परंतु हमारी संस्कृत परंपरा में अभी ऐसे वटवृक्ष हैं जो अपनी भावी पीढ़ी को बहुत अधिक प्रेरणा भी दे रहे हैं और संरक्षित भी कर रहे हैं। नहीं, तो ये बिल्कुल। हमारा सौभाग्य है हर्षदेव हरि माधव सिंह। भी उनमें से एक ही है मैडम, जो बिल्कुल सबको जो है प्रेरित करते हैं और निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी।
मैं सभी श्रोताओं को भी ये कहना चाहती हूँ कि अकेले प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने पिछला, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, पिछले मार्च से लेकर अद्यावधि पर्यंत यूट्यूब पर 100 से अधिक अपने व्याख्यान उन्होंने अपलोड किए हैं। आप सभी उनको सुने और आप देखें कि आज का संस्कृत का जो एक आचार्य है वो किस प्रकार से स्वाध्याय में अहोरात्र तपस्या कर रहा है और कितना अद्भुत व्याख्यान कर रहा है निष्क्रिय भाव से। और हम लोग रात दिन अपने विद्यार्थियों के साथ उन वीडियोस को साझा कर रहे हैं और ये भी एक प्रेरणा है किस प्रकार से एक हमारे साहित्य का ऋषि, उनको ऋषि की संज्ञा से ही यहाँ पर सुशोभित करना चाहूंगी, अलंकृत करना चाहूंगी। थोड़ा सा मैंने उदाहरण उनकी रचनाओं का ये दिया है, तो ये सब संस्कृत की महनीय कवि परंपरा है जिसका कि हम दर्शन करते हैं अपने जीवन काल में। ये हम सबका सौभाग्य है। बिल्कुल मैडम, राधा वल्लभ जी तो बिल्कुल जो है बहुत सेवा ही कर रहे हैं साहित्य की, और उनका हर बार जो है नवीन दृष्टि होती है। बाकी सब लोग तो जो है प्राचीन दृष्टि से विचार करने वाले हैं, लेकिन जो है राधा वल्लभ जी का चाहे नाट्य शास्त्र पे हो या जो है हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, तो हर बार कुछ न कुछ वो नवीन लेकर के आते हैं। ये स्तुत्य प्रयास है, उनका प्रणम्य प्रयास है। और ये समकालीन संस्कृत साहित्य पे कर रहे हैं। रामायण को लेकर उन्होंने इतने अपने आलेख, तुलसीदास को लेकर उन्होंने इतने आलेख, इतने व्याख्यान अभी अपलोड किए हैं। तो अभी जो नवोन्मेष के अंतर्गत उन्होंने जो चर्चा की है 21वीं शताब्दी का संस्कृत साहित्य, 20वीं शताब्दी का संस्कृत साहित्य, तो पौराणिक और समकालीन दोनों पर समान अधिकार से वे चर्चा करते हैं, इतनी सहजता से। ये हम सबके लिए वस्तुतः अभिप्रेरणीय है। अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, यदि उनका वक्तृत्व कभी आप लोग सुने तो संगीता जी जो अभी मेरे लिए कह रही थी, तो उनके लिए क्या कहेंगी, ये मेरे लिए कल्पनातीत हो जाएगा। तो हमारी परंपरा के अद्भुत आचार्य हैं और ये उनकी अभिप्रेरणा का फल ही है कि हम लोग भी रात दिन जब उनको देख रहे हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो हमारे मन में अहोरात्र स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। धन्यवाद महोदया। हरि सिंह जी, आपने जो प्रश्न किया, सरोज जी ने बहुत सुंदर, हाँ, जो प्रश्न की जिज्ञासा ही है वो हमारे मन की जो जिज्ञासा है और उसको बहुत कोई है ही नहीं। अच्छे से सरोज जी ने व्याख्यायित किया। बहुत धन्यवाद। हम अब द्वितीय सत्र के हमारे विशिष्ट वक्ता डॉक्टर रामाकांत पांडे सर का बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर, जयपुर में संस्कृत विभाग में आचार्य पद पर सुशोभित हैं। यह विश्वविद्यालय दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा और नामी संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर है। आप श्रीमन ने अपनी शिक्षा वाराणसी और सागर से पूर्ण की। आपने संस्कृत साहित्य स्मृति तत्वम विषय पर डॉक्टरेट एवं पर्वतीय विश्वेश्वर पांडे के अलंकार शास्त्र में योगदान विषय पर डिलिट की उपाधि प्राप्त की। आपने गंगाधरन शास्त्री, गोकुलनाथ उपाध्याय और अभिनव गुप्त जैसे महान संस्कृत विद्वानों के स्त्रोत पर संस्कृत भाष्य लिखे हैं। आप संस्कृत काव्य एवं आधुनिक संस्कृत साहित्य आदि के समर्पित शोधकर्ता हैं। आपके संस्कृत व्याकरण, नाट्य शास्त्र और पांडुलिपि आदि पर लगभग 127 लेख प्रकाशित है। आपने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर के दूरस्थ शिक्षा केंद्र मुक्ताध्याय पीठम के निदेशक के रूप में कार्य करते हुए पारंपरिक संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत की है। आपकी संस्कृत के विभिन्न विषयों पर 52 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपने थाईलैंड में आयोजित विश्व संस्कृत सम्मेलन में दूरस्थ शिक्षा पर एक सत्र की अध्यक्षता भी की है और भारत सरकार द्वारा नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में
संस्कृत में नेपाल का योगदान विषय पर पत्र वाचन किया है। आपने बहुत बड़ी संख्या में संस्कृत पुस्तकों का संपादन किया है एवं मंजूनाथ ग्रंथावली का 5 भागों में संपादन किया है। आप श्रीमन को इस तकनीकी सत्र में वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपका विषय है स्वतंत्रता संस्कृत क्रांतिवीर और उनका साहित्यिक अवदान। प्रोफेसर रमाकांत पांडे सर। ऑन करिए सर, आपका माइक म्यूट है। सबको नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है सर। सभी को एक स्वर में नमस्कार करता हुआ मैं अभी कुछ अपनी बातों को कहना चाहूँगा। वैसे आचार्य सरोज जी ने आधुनिक संस्कृत साहित्य के बहुत सारे पहलुओं को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, जिससे अब कुछ बहुत ज्यादा कहने की गुंजाइश नहीं बचती। मैंने उस दिन चर्चा के दौरान ये कहा था कि मैं स्वातंत्र्य वीर जो हमारे संस्कृत के जो विद्वान थे, संस्कृत के जो परम मनीषी थे, जो शास्त्रों की भी सेवा कर रहे थे और जो देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे थे, वो जेल में भी जा रहे थे। पुलिस के द्वारा, अंग्रेज पुलिस जो थी या हम ही लोग पुलिस में थे, भगवान जाने, हम लोग प्रताड़ित हो रहे थे। तो उन आचार्यों ने, उन पंडितों ने संस्कृत शास्त्रों की सेवा करते हुए और देश के स्वतंत्रता संग्राम में अब महनीय अवदान दिया, महनीय योगदान दिया। वास्तव में यह जो स्वतंत्रता है, जिसका हम आज 75वां वर्ष मना रहे हैं, जिसे अमृत महोत्सव के नाम से हम कह रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम लोग स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति में वस्तुतः संस्कृत के महनीय मनीषियों का महान योगदान रहा है। ये बात अलग है कि इतिहासकारों ने उस बात को नहीं लिखा। इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम में जो संस्कृत की भूमिका है, उसको भी वह प्रतिष्ठा नहीं मिली, उसको भी वह सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। अगर हम दृष्टिपात करें, जब अंग्रेज सरकार मैकाले के मिनट्स को पास कर देती है और मैकाले के मिनट्स के पास होने के बाद संस्कृत की जब दुर्दशा होना शुरू होती है, हमारी जो पारंपरिक पाठशालाएं थी, हमारे जो चतुष्पाठी संस्कृत के विद्यालय थे, जिन पर पारंपरिक आचार्य जाकर अध्यापन किया करते थे और जहां जाकर के H.H. विल्सन जैसे अंग्रेज संस्कृत विद्वानों ने शिक्षा प्राप्त की थी, उन शिक्षण संस्थानों को अंग्रेज बंद करने लगे, उन्हें अवैध घोषित करने लगे और 1835 में यहां तक घोषित कर दिया गया कि यह जो शिक्षा की व्यवस्था है, ये पूरी तरह से अवैध है। जो इसमें पढ़ेगा
उसे मान्यता नहीं दी जाएगी और जो संस्कृत राजकार्य की भाषा थी, सरकारी भाषा थी, जो वारेन हेस्टिंग के जमाने में जो हमारे शास्त्रों का अंग्रेजी में अनुवाद करवा के और भारतीय व्यवस्था में जिसे प्रतिष्ठित किया गया था, मैकाले के आने के बाद उन सब को दूर कर दिया गया और अंग्रेजी का प्रभुत्व तो पूरी तरह से हमारे यहाँ छा गया। ये एक भूमिका बनती है जिसकी सरोज जी अभी चर्चा कर रही थी आधुनिक संस्कृत साहित्य की, और जहां से संस्कृत अपना नया धरातल तलाशती है, कविताओं में संस्कृत साहित्य में नया भावबोध पनपता है, उसकी पृष्ठभूमि कुछ न कुछ यहीं से बनना शुरू होती है। तो आप देखेंगे कि जब ये संस्कृत को पूरी तरह से नकार देते हैं, उस समय संस्कृत के जो विद्वान हैं, विशेष रूप से बंगाल का ज्यादातर इतिहास मिलता है, वो लोग तिलमिला उठते हैं। और केरल में आप देखेंगे कि रविराज वर्मा जो एक संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान तो थे ही, अंग्रेजी, केरली इत्यादि माने केरल की भाषा में, मलयालम में भी वो लिखा करते थे। साहित्य अकादमी से उन पर एक निबंध बहुत ही अच्छा छपा था सन 1982-83 के आसपास। तो उन्होंने अंग्रेज साम्राज्यम नाम से एक काव्य लिखा। निस्संदेह वो काव्य जॉर्ज पंचम के प्रशस्ति पर लिखा हुआ था। इसी तरह से श्रीश्वर विद्यालंकार ने विजयिनी नामक महाकाव्य लिखा जो कि बंगाल के थे। वो भी निस्संदेह विक्टोरिया की प्रशंसा में लिखा गया था, लेकिन इन काव्यों में पूरी तरह से ये बात आती है कि वह देश कोई देश नहीं है जिस देश में परतंत्रता हो, जहां अपनी बात को खुलकर कह पाने का साहस कोई न कर पाए, जहां अपने सांस्कृतिक मूल्यों का और आपके जीवन का कोई मूल्य ना हो, उसका हनन किया जा रहा हो, वो देश कोई देश नहीं होता। बहुत सारे कवि उस समय संस्कृत के जो कवि हैं वो जनता को, प्रजा को जो है प्रेरित करते हैं। और वहीं से, क्योंकि थोड़ी दिन बाद ही संस्कृत को डेड लैंग्वेज कह करके अंग्रेजों ने संबोधित किया, ये मृत भाषा है, वह भी एक चैलेंज संस्कृत के विद्वानों के सामने आया, क्योंकि उससे पूर्व तक जो आप रचनाएं पाएंगे वो रचनाएं कहीं ना कहीं पारंपरिक विषयों पर होती थी। और ये भी कहा जा सकता था कि उस समय चूंकि हम बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं हुए थे, भारत का जो आत्मबोध था वो अपने तक ही सीमित था, तो जो कविताएं थी वो हमारे पौराणिक पात्रों को लेकर के, पौराणिक आख्यानों और उपाख्यानों को लेकर के ही चला करती थी। तो जब इस 19वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम थोड़ा यूरोप इत्यादि देशों से सबके संपर्क में आते हैं, तो हमारा अनुभव भी बढ़ता है और इधर ये चोट भी हम पर पड़ रही है। तो संस्कृत के विद्वानों ने मृत भाषा, एक तो संस्कृत को पूरी तरह से नकार दिया गया क्लाइव के, ये मैकाले के शिक्षा नीति में, और क्लाइव जैसे लोग जो आए उन्होंने संस्कृत के प्रति बहुत बड़ा दुर्भाव रखा और उन्होंने, भारतीय भी कई लोग, राजा राम मोहन राय जो है वो संस्कृत के पूरी तरह से विरोध में थे। कहीं ना कहीं अंग्रेजों को उनका सहारा मिला। उन्होंने कहा संस्कृत को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के गिरफ्त में थे। तो उनका कहीं ना कहीं सहारा पा करके और अंग्रेजों ने संस्कृत को जब पूरी तरह से नकारा, तो संस्कृत के विद्वानों ने ऐसा लेखन शुरू किया जो हमारे आज के चिंतन की पृष्ठभूमि बना। उधर काम कम हुआ है। वास्तविकता ये है कि जो ऐसा लेखन किया गया उसे जब्त किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और वो पत्रिकाएं, वो पत्र, वो पुस्तकें अब उपलब्ध नहीं होती। तो इतिहास में कहीं ना कहीं उनका नाम भले देखने को मिल जाए, लेकिन हमें साक्षात वो देखने को कम ही मिली है। श्रीश्वर विद्यालंकार जो है वो जो विजयिनी महाकाव्य लिखते हैं,
वो भी अब नाम मात्र से श्रुत हो रहा है। ये मुझे थोड़ा सा कुछ अंश उसका मिला हुआ है। तो ये एक पृष्ठभूमि बनती है। और उस समय संस्कृत के जो पंडित हैं, संस्कृत के जो विद्वान हैं, वो दो तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं। एक तरफ संस्कृत को बचाने का और दूसरी तरफ संस्कृत को मृत भाषा का जो कलंक लगा दिया गया था, उस कलंक को दूर करने का। और उस समय जो रचनाएं होती हैं उसे आप देखें अगर, तो पाश्चात्य और भारतीय दोनों भावबोधों को लेकर के और नई नई भावभूमियों को लेकर के वो लिखी जाती हैं। और उसी समय जब जो मोनियर विलियम्स जब अपनी डिक्शनरी बनाते हैं, अंग्रेजी संस्कृत इंग्लिश या इंग्लिश संस्कृत, तो उसकी भूमिका में हमारे आचार्यों के इस कार्यों को देख करके वो कहते हैं कि संस्कृत आज भी मृत भाषा नहीं है। 25 साल के अंदर उनको अपने भूमिका में ये लिखना पड़ जाता है कि संस्कृत आज भी डेड लैंग्वेज नहीं है। और वहाँ आप देखें कि कितनी 1866 में पंडित या काशी विद्या सुधा निधि जो पत्रिका निकलती है, उसके बाद दूसरी पत्रिका के रूप में ऋषिकेश भट्टाचार्य जो है वो विद्योदय का प्रारंभ करते हैं। उसके बाद क्रमशः बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, कुछ मासिक होती हैं और कुछ दैनंदिन पत्रिकाएं भी निकलती हैं। जैसे सुनृतवादिनी जो है अप्पा शास्त्री राशिबड़ेकर की, वो दैनिक पत्रिका थी, भले कुछ ही दिन निकली, अंग्रेजों ने उसको बहुत दिन नहीं निकलने दिया। विज्ञान चिंतामणि, जो विज्ञान चिंतामणि पत्रिका निकलती है, वो विज्ञान चिंतामणि पूरी तरह से दैनिक थी और उसका जो मुद्रण होता था वो रातों रात करके और सवेरा होने से पहले पाठकों में वितरित करके, और अंग्रेजों के विरोध के कारण जो उसके मुद्रक थे और जो उसके वितरण करता थे वो भूमिगत हो जाया करते थे। क्योंकि उस समय जो है अंग्रेजों के विरोध में लिखना मतलब उस पत्रिका को बंद करा देना, जो लोग लिख रहे हैं उनको सजा हो जाना इत्यादि था। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कार्य उस समय के जो आचार्य हैं, जो सुकवि हैं, जो पंडित हैं, वो लोग करते रहे। और उससे संस्कृत में एक नई चेतना, नई धारणा, नई रचना परंपरा का प्रादुर्भाव होता है। वैसी कविताएं जो उस समय लिखी गई, वैसी कविताएं इसके पूर्व में लिखी जाती थी कि नहीं, इसको देखने की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि उस समय केवल ऐसा नहीं है कि कविता मात्र लिखी गई हो, बल्कि शास्त्रीय ग्रंथों में भी नए बोध का नए बोध का जो है पल्लवन होता है और शास्त्रों में भी नया संचार होता है। इंग्लैंडीय व्याकरण सार जैसे ग्रंथ संस्कृत में आते हैं, जो कि अंग्रेजी का व्याकरण था। धर्मशास्त्र के अनेक ग्रंथों का भी प्रणयन उस समय किया जाता है। पंडित उमापति द्विवेदी, जिन्हें कि नक्षेद राम नाम से हम जानते हैं, वो पूरी तरह से सनातन धर्मोद्धारा जैसे ग्रंथ का प्रणयन करते हैं। तो संस्कृत का जितना बड़ा भी क्षेत्र है, वो संस्कृत के जितने भी विषय हैं, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे साहित्य हो, चाहे दर्शन हो, सब के सब में एक नया संचार जो है वो हमें उस समय देखने को मिलता है। तो आप ये भी देखेंगे कि अंग्रेज इतने ज्यादा इनसे चिढ़े हुए थे कि जब श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने केसरी में तेजस्विता शीर्षक वैदिक वेदों पर आधारित लेख को प्रकाशित कराया, तो तेजस्विता शीर्षक उस लेख को देख करके अंग्रेजों ने उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम किया और उन्हें 3 साल का सश्रम कारावास दे दिया। इतने अधिक वो भयभीत थे। और
जो है 3 वर्ष तक सश्रम कारावास जो है उन पर मिला जब उनको, तब भी जो श्रीपाद दामोदर सातवलेकर हैं वो अपने आप को बहुत स्वस्थ रहे ये और 101 वर्ष की उम्र तक ये जीवित रहे। तो इन्होंने 3 वर्ष तक की सजा पाने के बाद फिर भी अपना काम बंद नहीं किया और इन्होंने चारों वेदों में तो भाष्य लिखा ही, बल्कि इन्होंने जो आज संस्कृत, सरल संस्कृत बोलने की परंपरा चल रही है, जिसको तथाकथित हम लोग कह रहे हैं कि हमने प्रादुर्भूत किया, तो इसमें जो है संस्कृत सीखने की छोटी छोटी पुस्तकें जो है सबसे पहले लिखने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति श्रीपाद दामोदर सातवलेकर हैं। उन्होंने किया, लाहौर में अपने स्वाध्याय मंडल को स्थापित किया। महात्मा गांधी की हत्या के बाद इन्हें लाहौर छोड़ना पड़ा। इसके बाद पारडी गुजरात ये आए और वहां रहकर काम करते रहे और 101 वर्ष की पूर्ण आयु पा करके और इन्होंने जो हमारे साहित्य और वैदिक संहिताओं को अमरत्व प्रदान किया, उनका शुद्ध संस्करण निकाला, ये सब कुछ उन्होंने किया। तो उधर ये करते रहे। इधर आप देखेंगे कि अंग्रेज जो है वो पूरी तरह से भयभीत थे और संस्कृत के जो विद्वान थे उनसे कहीं ना कहीं और भी अधिक ये भयभीत होते रहे। जो बाल गंगाधर तिलक जो कि केसरी